नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में होगी बंगाल से लेकर बिहार तक की हर सियासी उठापटक की खबर आपके सामने हम पेश करेंगे। बिहार में कैसे आज एनडीए की बैठक होने वाली है, शपथ की तारीख तय हो चुकी है, तो उधर हिंसा के आरोपों को लेकर बंगाल में टीएमसी बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले तनाव है और राज्यपाल को लगता है कि उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए। तो बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन सियासत की लड़ाई बंगाल की सड़क पर आ उतरी है। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले का बीजेपी ने सख्त विरोध किया है। उधर टीएमसी ने घोष की धमकी वाले बयान पर अपना ऐतराज जताया। वर्धमान में हमले को लेकर कोलकाता में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है। हार की आशंका से घबराई है ममता बनर्जी, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि पूरे हालात को देखते हुए हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, हमें एक्शन लेना ही होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। अलीपुरद्वार में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। हमले को लेकर बीजेपी के शक के दायरे में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा, और जितना वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं, उतना बोखला आकर के हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। वर्धमान में हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे तो टीएमसी कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने दिलीप घोष पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई बीजेपी सांसद सौमित्र खान कर रहे थे। बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी हार की आशंका से बौखला गई हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। दरअसल कुछ दिन पहले हल्दिया में दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि वो अगले 6 महीने में सुधर जाएं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, उस पर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताया था। आंकड़े गवाह हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में 2018 में 12 सियासी हत्याएं हुई थीं। 2019 में भी सियासी झड़प में 12 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई थी। 2020 में अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। मारे गए कार्यकर्ता बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों से हैं। राज्य में चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई है। प्रांत में मानव अधिकारों का यह आलम है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो कहते हैं माय ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर। क्या हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। कुछ भी करो, है कहां? वी मस्ट शो इट ऑन ग्राउंड। बंगाल में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगाल की लड़ाई में बीजेपी ने चढ़ाई कर दी, तो वहीं दिल्ली से मंत्री भी ललकारने लगे। 2 टूक जुबान में टीएमसी ने जवाब देने में देर नहीं की। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं, ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। आप देखिए कौन से ऐसे नेता है, भले नेता है, मंत्री है, कौन है जिनके ऊपर अटैक, फिजिकल अटैक नहीं हुआ हो। जिस तरीके से उन्होंने पुलिस और प्रशासन की राजनीतिकरण की है,
उसी का नतीजा है। और ये सब ममता दीदी का एक वही डराने का खेल है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन में है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। अगर कहीं ऐसा घटना होता है तो हम उसको निंदा करते हैं। हम प्रशासनिक ओर से और सांगठनिक तरीका से उसको मुकाबला करते हैं। लेकिन बीजेपी लाश का तलाश में है। कहीं भी कोई आदमी प्रेम में व्यर्थ होके खुदकुशी करते हैं तो वो बोलते हैं वो भी बीजेपी का। तो बंगाल में दरअसल राजनीतिक हत्याओं का मामला कोई नया नहीं है। कुछ बीते सालों के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 2018 का आंकड़ा 12 राजनीतिक हत्याएं हुई थी, 2019 में भी 12 और जून से लेकर 3 अक्टूबर के बीच भी 12 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। वहीं साल 2020 का अब तक का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। 10 जून बर्दवान को टीएमसी कार्यकर्ता गौतम दास की हत्या की गई। उसके बाद 18 जून पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे की हत्या कर दी गई। साथ ही 3 जुलाई दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता अश्विनी मन्ना की हत्या हुई। एसयूसीआई नेता की हत्या 4 जुलाई दक्षिण 24 परगना में हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या 5 जुलाई नादिया में और ऐसे ही बीजेपी कार्यकर्ता पापी घोष की हत्या 16 जुलाई नादिया में हुई थी। 6 अगस्त टीएमसी कार्यकर्ता इजराइल खान की हत्या, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या 15 अगस्त हुगली में की गई। ये वो राजनीतिक हत्याएं हैं जो इसी साल हुई हैं। 6 सितंबर बर्दवान में, 17 सितंबर पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी नेता गणेश सरकार की हत्या, 19 सितंबर बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल की हत्या कर दी गई थी। 4 अक्टूबर उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या हुई थी। वहीं 10 जून बर्दवान में भी इस तरह से तमाम एनसीआरबी के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 2018-19 में 12 हत्याएं हुई हैं। तो ये सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि उनकी पार्टी किसी तरह के खूनी संघर्ष में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन ये हिंसा और हंगामा बदस्तूर जारी है। हर दिन इसी तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आती हैं। जल्द चुनाव वहां पर होने वाले हैं और इसी को लेकर वहां पर लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बंगाल में एक अहम रोल है मुस्लिम फैक्टर का। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, वहीं 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जिन जिलों में है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार जैसे जिले शामिल हैं। 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले तकरीबन 16 हैं। यानी कि मुस्लिम फैक्टर का पश्चिम बंगाल में अहम रोल है। नीतीश कुमार जी साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं हुआ। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में। सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल
मिलेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया, और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज खोज करके खास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है। तो ये तो दिख रहा है, और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और आकलन का विषय है कि काम करने पर भी अगर कई लोग आपको साथ नहीं देते हैं तो ये तो उनका निर्णय है ना, उनका अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय हमको कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। वो आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा, उसका पीछे का देखिए, आगे का देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा, तब एक बात है। आप जहां तक मेरे बारे में कहते हैं ना, आप अच्छी तरह जान लीजिए, मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन हमको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी मेहनत से काम करते रहते, हम काम करेंगे। और दीपावली के त्योहार की धूम पूरे देश में है और अयोध्या सज धज के तैयार है उस कहानी को दोहराने के लिए जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम वापस लौटे थे। सीएम योगी भी सरयू घाट पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव में आज शामिल होंगे, जहां 5.5 लाख दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह की भव्य तैयारी आप देख पा रहे हैं और किस तरीके के इंतजाम आज शाम के लिए? देखिए, बिल्कुल नेहा, भव्य आयोजन है और चूंकि यह पहला मौका है रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद, इसीलिए अयोध्या वासियों के लिए दिवाली भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं राम की पैड़ी पर। आप देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5,51,000 दिए लगाए गए हैं, उनमें इस समय बत्तियां और तेल लगाया जा रहा है। जितने वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन कोरोना काल की ये पहले दीपोत्सव होने वाला है, तो ऐसे में प्रशासन के आगे भी कड़ी चुनौतियां थी।
लोगों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और साथ ही साथ उत्साह के रंग को भी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो मंच है जहां पर शाम को मुख्यमंत्री बैठेंगे, जिनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी और उप मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ पर लेजर शो के जरिए रामायण का मंचन किया जाएगा। लोक कलाकार यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचेंगे जो यहाँ पर अलग अलग प्रसंगों का मंचन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दिवाली होने वाली है वो अयोध्या वासियों के लिए खास है और लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि इस बात को लेकर के थोड़ी सी मायूसी है कि ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन पूरे उत्साह के साथ डिजिटली अयोध्या आज दिवाली मनाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए शाम को ये भव्य आयोजन जिसमें लेजर शो भी सम्मिलित है। 5.5 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे अयोध्या नगरी में, भगवान श्री राम की नगरी, जहां पर आज दीपोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। सीएम योगी भी यहां पर आज पहुंचने वाले हैं, इस भव्य समारोह में शिरकत करने वाले हैं। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये भव्य आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में। सरयू के घाट को सजाया जा रहा है, वहां पर दिए सजाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अपने आप में ये एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित होगा। 3 दिन का ये दीपोत्सव जिसमें तमाम तैयारियां कोरोना के मद्देनजर भी की गई। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।